नमस्कार दोस्तों। मालदीव्स ने एक बार फिर से गलती कर दी है और इस इंसिडेंट को तो सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि कोई कंट्री या किसी कंट्री की गवर्नमेंट इतनी सारी गलतियां एक साथ में कैसे कर सकती है। अब आप सबको पता है हुआ क्या इस पूरे इंसिडेंट में कि पूरे मालदीव्स के अंदर में इंडिया आउट कैंपेन निकाला गया। अब उस इंडिया आउट कैंपेन में जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स वहां पर मालदीव्स के अंदर में मौजूद थे उनको भी बाहर जाने के लिए बोला गया और पूरे मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने एक सर्कुलर निकाला, इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अपने ट्रूप्स को यहाँ से वापस बुला लीजिए, हमें आपकी ट्रूप्स की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया ने अपनी ट्रूप्स को वहाँ से वापस बुलाना शुरू कर दिया। अब इन्हीं सबों के बीच में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है और उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर आते हैं हसन मामून। हसन मामून से पूछा जाता है कि आपको क्या जो इंडिया ने एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं जो कि अभी भी मालदीव्स के अंदर में हैं, तो उन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को अब उड़ाएगा कौन? मतलब कोई पायलट आपका क्या इतना ट्रेन है जो उसको फ्लाई कर पाएगा? ना उसका जवाब देते हुए हसन मामून ने कहा कि नहीं, इसके बारे में तो अभी ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है हमारे पास और अभी हमारे पायलट्स, उन्होंने क्लियर कट ये बोला कि अभी हमारे जो पायलट्स हैं वो मालदीव्स में इतना ट्रेनिंग ही नहीं है उनको, या वो इतने ट्रेंड ही नहीं है कि वो इंडिया का दिया हुआ एयरक्राफ्ट या इंडिया के दिए हुए हेलीकॉप्टर्स को हैंडल कर पाएँ या उनको फ्लाई कर पाएँ सही तरीके से। उनकी इनिशियल ट्रेनिंग्स हुई हैं लेकिन अभी वो ट्रेनिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है कि वो फ्लाई कर पाए ना। यू कैन अंडरस्टैंड, मालदीव्स के पास जो एयरक्राफ्ट और जो हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने दिए हैं उसको फ्लाई करने के लिए भी इतने ट्रेंड पायलट्स नहीं हैं और वो मालदीव्स इंडिया से कंपेयर कर रहा है, इंडिया आउट कैंपेन कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि वो एक साथ में कितनी सारी गलतियां किए जा रहा है मालदीव्स। नाउ अभी इस पूरे मामले में हुआ क्या है, सवाल यहाँ से वो खड़ा होता है कि आखिर इंडियन ट्रूप्स मालदीव्स के अंदर में थी क्यों, या हमने हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स दिए ही क्यों थे मालदीव्स को? रिलेशंस अच्छे थे बट क्या इतने अच्छे थे कि हमें एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को दे देना चाहिए था उनको? तो अगर आप इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को डीपली समझोगे तो हमारे रिलेशंस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डीप थे और बहुत पुराने हैं। अगर आप देखोगे पॉलिटिकल एक्यूरेसीज को और इन सब चीज़ों को साइड कर दोगे, पॉलिटिक्स को पूरी, तो इंडिया मालदीव्स के रिलेशन जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। अब एक्चुअल में ये रिलेशन सेटअप कहाँ से हुए, मैं 1976 के थोड़ा सा पहले जा रहा हूँ। 1976 के थोड़ा पहले इंडिया और मालदीव्स जो है वो एक छोटा सा आइलैंड था, उसको लेकर के डिस्प्यूट में थे। इस आइलैंड का नाम था मिनिकॉय आइलैंड। अब यहाँ पर आपको केरला दिख रहा है, केरला का बिल्कुल शहर कोची से 398 किलोमीटर दूर यहाँ छोटा सा ये जो आइलैंड दिख रहा है इसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड और ये इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में आता है और इसीलिए अभी ये फिलहाल इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। अब इस आइलैंड पे मालदीव्स क्लेम करता था 1976 से पहले कि ये उनका आइलैंड है। हालांकि 1976 में इंडियन डेलीगेशन और मालदीवियन डेलीगेशंस मिले और मिल करके इस मामले को सॉर्ट कर लिया और 1976 में इस मिनिकॉय आइलैंड के लिए एक ट्रीटी साइन हुई जिसके बाद इंडिया और मालदीव्स दोनों अच्छे पार्टनर्स बन गए। इवन मालदीव्स ने यह भी रिकॉग्नाइज किया कि ये मिनिकॉय आइलैंड जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। अब इसके बाद ये तो एक बात रिलेशन सेटअप हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो डिफेंस रिलेशन सेटअप हुए पहली बार वो साल 1988 में हुए। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1988 में आप सबको पता है कि इस दौरान श्रीलंका काफ़ी डिस्टर्ब था। श्रीलंका के अंदर में तमिल ईलम की डिमांड चल रही थी, तो श्रीलंका को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स है उसका मालदीव्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट था एक टाइम के बाद। तो हुआ क्या कि 1988 इस पीरियड के दौरान आपको पता है 1988 के टाइम पर पूरी तमिल ईलम लैंड की डिमांड चली थी। तमिल ईलम मतलब श्रीलंका जो है वो तमिल लोगों का है ऐसा, और उसको 2 हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। एक आपको पता है वो सारा इशू सेनालीस और फिर तमिलियंस का। तो उस तमिल ईलम की डिमांड को आगे पहुंचाने के लिए बहुत सारे छोटे आउटफिट्स बने थे, जिसमें से एक LTT था जिसके बारे में आपको पता है, अन्ना भास्करन और ये सारे उसमें थे। उसी के अलावा एक और वहाँ पर मिलिट्री ग्रुप बना था जिसका नाम था पीपल लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम, PLOTE कहते थे इस पूरे ग्रुप को। और जैसे आप देखते हो ना कि ये PLOTE जो ये जैसे आप हमास को देखते हो, जैसे अभी हम ब्लैक सितंबर की बात कर रहे थे, वैसे जो ग्रुप्स हैं ठीक उसी तरीके से ये भी एक मिलिट्री ऑफशूट था। तो ये मिलिट्री ऑफशूट ने क्या किया था कि मालदीव्स के अंदर में जो गवर्नमेंट थी, जो कि इंडियन सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, इंडिया से काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, उस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था और उस गवर्नमेंट के खिलाफ गए थे PLOTE वाले और उन्होंने एक बिजनेसमैन खड़ा किया था मालदीव्स के अंदर में। हालांकि वो पॉलिटिशियन भी थे, बड़े बिजनेसमैन थे। उनको कुछ पैसे दे करके एक पूरा प्रोटेस्ट वहाँ पे खड़ा किया, कुछ सांसदों को अपने साइड में लिया और उसके बाद एक दिन अचानक से 1988 में क्या हुआ कि कुछ मर्सिनरीज जो थे वो अचानक से वहाँ पर पहुँचते हैं जो कि इस ग्रुप के थे और मालदीव्स की जो कैपिटल है
है माले, उस पर कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पर से भाग करके उस टाइम के जो मालदीव के प्रेसिडेंट थे वो वहाँ से भाग करके अपनी जान बचाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मिलिट्री कू करने की कोशिश की गई है हमारे खिलाफ और हमारी कैपिटल को उन्होंने कब्जे में ले लिया, जो मर्सिनरीज श्रीलंका से आए हैं और एक मालदीवियन बिजनेसमैन उनको सपोर्ट भी कर रहा है। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट में उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने सीधा सीधा सपोर्ट किया इसका और उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही इंडियन मिलिट्री को इस बात का इतला किया और इंडियन मिलिट्री जो है वो मालदीव्स में जाती है, ऑपरेशन कैक्टस वहां पर कंडक्ट करती है 1988 में, वहां के प्रेसिडेंट की जान बचाती है, उनको इवैक्यूएट कराती है। उसके बाद जो उनकी कैपिटल सिटी थी माले, वहां पर ऑपरेशन करती है। जो ये 60 मर्सिनरीज आए थे PLOTE के, इसमें से आधों को वहां पर एलिमिनेट कर देती है, आधों को जिंदा पकड़ लेती है और वापस से सरकार को माले के अंदर में स्थापित करती है। और ये सब करने के बाद बिल्कुल पीसफुली वहां से बाहर चली जाती है। जिसके बाद मालदीव्स को समझ में आया कि इंडियन जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं या इंडिया जो कंट्री है वो काफ़ी अच्छी कंट्री है और उनसे हम अच्छा डिफेंस रिलेशंस बना सकते हैं, क्योंकि ये कंट्री कभी ऐसा नहीं करेगी कि हमारी कैपिटल पे ही कब्जा करने की कोशिश करे, क्योंकि मालदीव्स को जो आज़ादी है वो भी काफ़ी लेट में मिली थी, तो वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड रहते थे इस चीज़ से। तो उसके बाद उन्होंने पहली बार डिफेंस ट्रीटी साइन करी इंडिया के साथ में और इंडियन पर्सनल्स को अलाउ किया कि आप हमारे मालदीव्स के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको ट्रेन करिए। और वहाँ से फिर इंडिया डिफेंस एक्सपो और इन सारी चीज़ों में मालदीव्स को इन्वाइट करने लगा, उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करने लगा और उनके जो ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग देने लगे उनके मालदीव्स के जो मिलिट्री पर्सनल्स थे उन सबको। और इन सब चीज़ों के बाद जो है क्या हुआ कि इंडिया ने कई बार मालदीव्स की 1988 में तो हेल्प करी, उसके बाद 3 बार और हेल्प करी। 3 बार कब हेल्प करी? एक बार साल 2004 के अंदर में वहाँ पर ज़बरदस्त फ्लड्स आ गए थे, यानी कि सुनामी आ गई थी और सुनामी के अंदर में बहुत सारे जो मालदीवियन सिविलियंस थे वो फंस गए थे। तो फिर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इंडियन एयरफोर्स को वहाँ पर भेजा, पूरी NDRF की टीम को भेजा और उन लोगों ने कम से कम 5000 मालदीवियन जो सिविलियंस थे उनको सुनामी के फ्लड से मरने से बचा लिया। उन सबको हेल्थ इमरजेंसी के तहत इवैक्यूएट किया वहाँ से। जिसके बाद रोनाल्ड रीगन जो कि प्रेसिडेंट थे US के, उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की थी इंडियन गवर्नमेंट की। उसके बाद आप 2014 में ज़बरदस्त वाटर क्राइसिस आता है मालदीव्स के अंदर में और उसमें फिर से इंडियन फोर्सेस से वो रिक्वेस्ट करते हैं और इंडिया फिर से हेल्प करता है। तो हर बार इंडिया मालदीव्स की ऐसे मदद करता चला आया है और ये सब इंपॉर्टेंट इंस्टांसेस हैं जब इंडिया ने उनकी हेल्प करी है। तो 2014 के बाद आपको पता है इब्राहिम सोली की सरकार बनी। इब्राहिम सोली वॉज वेरी प्रो इंडिया लीडर और इंडिया के साथ एक डिफेंस ट्रीटी वो साइन करते हैं जिसके तहत इंडिया ने अपना डॉनियर एयरक्राफ्ट, डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट जो है वो मालदीव्स को दे दिया। अब इस एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है? अब ये डबल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसको ज़्यादातर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आइलैंड है मालदीव्स, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हेल्थ इमरजेंसीज के लिए डॉनियर एयरक्राफ्ट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ये एयरक्राफ्ट इंडिया ने मालदीव्स को दिया और इसके साथ 2 हेलीकॉप्टर्स भी दिए। इवन एक बेस बनाया मालदीव्स के अंदर में और उनको इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने की, मालदीव्स के पायलट्स को, इवन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया इंडिया ने। और उस बेस पर जो ये एयरक्राफ्ट थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, उसको मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए थे। तो टोटल 88 इंडियन जो मिलिट्री पर्सनल्स थे वो वहाँ पर स्टेशन थे, वो पूरा इस बेस को मैनेज करते थे, इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, इवन ट्रेनिंग भी दिया करते थे मालदीवियन ट्रूप्स को। अब इंडिया आउट कैंपेन लाए मोहम्मद मुइज़ू, इंडिया आउट कैंपेन तो ला दिया। फिर रिक्वेस्ट किया कि भाई इंडिया के जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो यहाँ से चले जाए। फर्स्ट बैच ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स जा चुके हैं, अब टोटल 76 बचे हुए वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई उनको कि जो ये डॉनियर को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, इवन जो बेस को मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है मालदीवियन ट्रूप्स की। तो दे आर जस्ट इन द सेकेंड स्टेज और ये ट्रेनिंग टोटल 7 स्टेज की है। तो अभी सेकंड स्टेज में है, तो इवन उनको बेसिक्स भी नहीं पता है इसके कि इसको उड़ाना कैसे है या इसमें कौन से सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। स्टेल्थ मोड तो बहुत दूर की बात है, ये सारी चीज़ें तो उनको पता ही नहीं है। तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अभी हमारी ट्रूप्स उतना ट्रेंड है ही नहीं कि ये सारी चीज़ें उड़ा पाएँ। तो जो टेक्नीशियंस आए हैं, अब इस डॉनियर को बनाया किसने था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था इसको। तो टेक्नीशियंस जो आए थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, उनसे पूछा गया कि भाई आप तो जानते होंगे इसको उड़ाना। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए इस प्लेन को उड़ा के चेक करते हैं। एक्चुअल में जो स्टेल्थ ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, जो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए एक ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, वो हमारे पास भी नहीं है, वो मिलिट्री पर्सनल्स ही आपको दे पाएंगे। तो अब एक पूरी दुविधा में फंस गई मालदीव्स की सरकार की अब ट्रेनिंग किससे लेंगे। अब ट्रेनिंग चाइनीज़ तो आके देंगे नहीं, ट्रेनिंग तो इंडियन पर्सनल्स को ही देनी पड़ेगी। तो लेट्स सी वो आगे इसके क्या करते हैं। बट उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कैमरे के आगे आकर के ये चीज़ कन्फेस की है कि भाई हमारे पास वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है हमारी ट्रूप्स के पास कि वो ये डॉनियर उड़ा पाएँ या हेलीकॉप्टर्स को उड़ा पाएँ जो कि इंडियंस ने दी है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से।
दैट अनअकैडमी टीम ने अपना स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान किया है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 19 मई को 11 बजे होगा, दूसरा 5 बजे शाम को होगा। आप ज़रूर से ये स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। इसमें आपको एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल सकती है, आपको लैपटॉप जैसे गिफ्ट्स, अमेजॉन वाउचर जैसे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे टेस्ट का रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इस टेस्ट में 90% स्कॉलरशिप भी आपको इस टेस्ट के बाद मिलेगी। हमारे जो यूपीएससी सीएससी के जो कोर्सेज हैं, जो कि जिनकी फीस काफ़ी हाई है, उसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करते हो स्कॉलरशिप टेस्ट में। रजिस्ट्रेशन फ्री है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस लिंक पर जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करिए और 19 मई को ये टेस्ट अटेम्प्ट करिए। जैसा भी आपका नंबर आएगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें, तो आप ऐसे प्राइजेस भी जीत सकते हो और 90% स्कॉलरशिप भी आपको हमारे यूपीएससी सीएससी के कोर्सेस में मिल सकती है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।